गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इन बाइंग देयर कार, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल देयर कार। नॉट फीलिंग गुड अबाउट Hyundai. Definitely Tata will be the winner. Somehow I am not happy with their engine performance. नहीं दिया है, it's a drawback. वो बात है मनमोहन श्रीवास्तव, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा इस गाड़ी का वॉक अराउंड, तो आज है अपने साथ में इसके ओनर। इन्होंने ग्रैंड आइटन इनके पास पहले थी, तो उसको सेल करके इन्होंने Hyundai Aura क्यों ली। तो भैया सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम मनीष है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है अपना। अच्छा। और मैं इससे पहले पिछले 6 साल से ग्रैंड आइटन चला रहा था डीजल की। अच्छा, डीजल 1.2 इंजन थी, ऑप्शनल में आती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो 3 सिलेंडर का इंजन था उसमें, और टर्बो चार्जर का इंजन उसमें चार्जर लगा हुआ था, पिकअप वगैरह अच्छी के लिए। तो उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने वो 2016 में ली थी गाड़ी, और उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उसका पिकअप अच्छा था, वो बहुत अच्छी चली जब तक मैंने चलाया उसको। लास्ट जब मैंने अभी 3 दिन पहले उसको सेल किया है, तो ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर्स में उसको चला चुका था उसमें। लेकिन इशू ये आ गया था, उसमें इंजन का प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें बैक कंप्रेशर हो गया था एक बार इंजन में। अच्छा। मैंने उसको बनवाया था, फिर मैंने कंपनी में पता किया, तो उसमें पता ये चला, कई और भी यूजर से मैंने पता किया कि उस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। और कई कंप्लेंट ऐसी आ चुकी थी। मेरी तो 86,000 पे उसका बैक कंप्रेसर हुआ था, कई लोगों के 25-25 हज़ार चल के भी हो गए थे। मतलब जल्दी हो गया। रीजन ये भी हो सकता है, कंपनी जो बोल रही थी कि आपने कुछ सर्विसेज बाहर करा ली। अब वो इसलिए भी करा ली कि भाई कहीं बाहर जाना रहा, कहीं दूर जाना रहा, वहाँ पे लगा कि जो है सर्विस का टाइम हो गया, तो मैंने करा ली। बाहर थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। खैर बहरहाल मैंने उसको सेल आउट कर दिया। बाकी मैंने अभी ये ली है, इसको चलाते हुए मुझे करीबन 1 हफ्ता हो गया है, और इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कोई टर्बो चार्जर नहीं है, लेकिन 4 इंजन सिलेंडर है, बहुत अच्छी चलती है। साउंड है, कोई भी इसमें साउंड है नहीं। हाँ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, बहुत ही स्मूथ चलती है। अंदर बैठेंगे आप केबिन में तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्टार्ट है कि नहीं। हाँ। और जैसा एक मिथ होता है कि सीएनजी है तो पिकअप में थोड़ा सा ड्रॉप होगा, एज इट इज कुछ ड्रॉप मुझे तो फील नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू डीजल। मैंने पेट्रोल गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन बहुत कम चलाई हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं चलाई हैं। शायद पेट्रोल इंजन चलाने वालों को थोड़ा लगेगा कि कुछ इसमें ड्रॉप मिलेगा पिकअप में, लेकिन मुझसे पूछो तो यार मुझे ऐसा कुछ ड्रॉप नहीं मिल रहा है। और मैंने इसको पेट्रोल पे भी चलाया है अच्छा खासा, और करीबन 70-80 किलोमीटर पेट्रोल चलाया है, बाकी मैंने सीएनजी भी चलाई है। तो अभी मैं इसका ऑलमोस्ट 1 सिलेंडर सीएनजी का पूरा ड्राइव कर चुका हूँ, और मेरे हिसाब से इसका जो एवरेज है वो 25-26 के आसपास है। बहुत मिल रहा है फिर। लेकिन जैसा कंपनी ने बोला कि भी इसको एक सर्विस के बाद इसका एवरेज थोड़ा और बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, और यूजर्स भी जैसा मुझे बोल रहे हैं, 2-3 यूजर्स भी मुझे मिले, उन्होंने कहा 30 प्लस जाता है इसका। लेट्स सी, वो मेरा आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस होगा। कि तो अब तक आपने कितनी चला दी है इसको? अभी एग्जैक्ट याद तो नहीं, पर आई गेस मैंने इसको आराम से 300 किलोमीटर तो चला दिया होगा। 300 किलोमीटर, हाँ तो ठीक है 300 किलोमीटर। और सर्विस भी बस ऑलमोस्ट ड्यू है, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ आजकल। सर्विस जाके करानी है मुझे, तो उसके बाद फिर देखते हैं सीएनजी क्या इसका एवरेज देती है मुझे। हाँ, ये बात तो सही है। ऑल इन ऑल अच्छा है, फीचर्स इसके बढ़िया है। तो पेट्रोल में एवरेज लोगों से पता किया कि मतलब जैसे पेट्रोल में जैसे चलाते हैं तो पेट्रोल में एवरेज का मैंने लोगों से पता नहीं किया है, लेकिन मैंने जो पेट्रोल पे इसको 70-80 किलोमीटर चलाया है, मेरे हिसाब से इसका पेट्रोल का एवरेज 14 के आसपास आ रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन अभी इसको एवरेज के मामले में इसको रेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सर्विस नहीं हुई है और बिल्कुल नई गाड़ी है। देन आई विल आल्सो चेक दैट हाउ मच इट इज गिविंग एज एवरेज इन पेट्रोल और इन कंपेयर टू सीएनजी। अब मेरा इंटेंशन ही है, सीएनजी लिया तो मैं सीएनजी चलाऊंगा। तो अच्छा, जैसे आपने अभी सीएनजी चला रहे हो आप, इसके पहले डीजल थी, एक तो टर्बोचार्ज इंजन, ठीक है 3 सिलेंडर इंजन जरूर था वो, लेकिन जो है टर्बो की किक अलग होती है बिल्कुल डीजल में, टॉर्क अच्छा खासा होता है। तो अब डीजल से आप जब सीएनजी पे शिफ्ट हुए हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो लगा होगा पावर वाइज, वैसे बात की जाए इसमें भगाने में। जैसे बात इसमें एक चीज आपको ये लगेगी, मैं मोटा मोटा बता दूं कि जैसे ही आप फुल स्पीड में जा रहे हैं और कहीं पे आप ब्रेक मारते हैं, और आप अगर 5वें से दूसरे गियर पे सीधे आते हैं, तो फिर आपको दूसरे गियर से उठाने में आपको 2 सेकंड का लगेगा कि यार वो पिकअप में मजा नहीं है। लेकिन वो 2 सेकंड की बात होती है, उसके बाद आपको मालूम भी नहीं चलता है। और वो भी ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं 7 साल से डीजल गाड़ी चलाने का हैबिचुअल रहा हूँ, जिसमें टर्बो चार्जर था और उसका पिकअप अच्छा था। अब इसको मैंने पकड़ा है, अभी 3-4 दिन हुए, तो एक वो शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक नॉर्मल बंदा अगर चलाएगा, जो नहीं चलाता हो, डीजल पे चलाता हो, मुझे नहीं लगता उसको ऐसा कुछ फील होगा। तो
ये लगभग कितने की पड़ी आपको? ये मुझे 9,22,000 की पड़ी थी। इसकी टोटल वैल्यू यही थी, लेकिन अच्छा खासा निगोशिएट करने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद ये मुझे 8,80,000 की पड़ी। तो जो डीजल ली थी वो कंपनी में ही सेल आउट करी आपने कि अलग? सेल आउट नहीं की, कंपनी में उसका रेट थोड़ा सा सही नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं Cars24 उसमें सेल आउट किया। अच्छा अच्छा। 20,000 मुझे ज्यादा मतलब प्रॉफिट था, तो मैंने वही सेल आउट कर दिया। चलो तो फिर अच्छी बात है। लेकिन उसके मतलब मारुति की जो आफ्टर सेल सर्विस कहा जाती है ना कि बहुत अच्छी है, तो उस समय हमको पता चला कि हाँ सही में बहुत अच्छी है। 10 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद भी आपको उसका 50% रेट मिल रहा था। और क्या चीज़ है? हाँ, मारुति का ये है। और मारुति में सबसे अच्छी खासियत ये है, आफ्टर सेल सर्विस तो ठीक है, मारुति का ये चीज़ है कि कभी अगर आप बाहर भी सर्विस कराते हो तो हर पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमल रेट पे अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मारुति में कि मारुति में जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जो है यू आर इंटरेस्टेड टू बाई इन बाइंग देयर कार, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल देयर कार, बिकॉज वहाँ पे लाइन लगी रहती है। और भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ग्रेजुअली अब जो मार्केट में देखिए आप, पिछले 4-5 सालों से मार्केट शेयर हुंडई का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और हुंडई पे लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। हुंडई की खास करके जो उन्होंने सेंट्रो निकाली थी, सेंट्रो बहुत सीएनजी में और सीएनजी वेरिएंट में सेंट्रो उनकी बहुत सक्सेसफुल कार रही, और हमेशा से सक्सेसफुल कार रही है सेंट्रो तो शुरू से ही। बात करें तो इनकी ऑरा बहुत सक्सेसफुल रही, और ग्रैंड आइटन नियोस भी आ रही है। अभी लेटेस्ट में इनकी जो सबसे अच्छी गाड़ी जो इसका बहुत बोलबाला है वो है ग्रैंड आइटन नियोस। वो चाहे पेट्रोल में लीजिए, सीएनजी में लीजिए, बिकॉज वो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, लेकिन उसका जो लुक है, जो उसका स्टाइल है, वो बढ़िया, वेरी डिफरेंट। मारुति में प्रॉब्लम ये है, दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर नॉट रिसर्चिंग एंड डेवलपमेंट। उनका लुक वाइज वो पैटर्न वही चला आ रहा है 4-5 साल से। हाँ। तो थोड़ा सा जो है मारुति में अब जो है नेक्सा वेरिएंट पे जाए तो फिर तो भी ठीक है, लेकिन मारुति अपने कस्टमर को सेम वही चीज दे रही है, तो इसलिए और वही चीज़ है ना, जिस समय मैंने ये गाड़ी ली उस समय जो वैगन आर आ रही थी वो भी सेम थी। आज इतनी गाड़ियाँ चेंज हो गई, लेकिन आज भी वैगन आर वही है। के बारे में अब आई डोंट नो हाउ मतलब ट्रू इट इज एंड हाउ फॉल्स इट इज। कई यूजर्स ने, कई फ्रेंड्स ने यही बताया कि मारुति गाड़ी को आप अगर बहुत तेज भगाते हो, वैगन आर खास करके, तो उसमें पलटने के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। वो टॉल बॉय, वो थोड़ा सा टॉल बॉय डिजाइन है, तो टॉल बॉय टाइप का है। ये आपको थोड़ा सा जो इनकी गाड़ियां, चाहे नियोस ले लीजिए, चाहे ऑरा ले लीजिए, एक ये एरोडायनेमिक लुक देती है। आप जब इसको 140-50 भी चलाओगे ना एक्सप्रेस वगैरह पे, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, चलाइए मत। जब अगर आप देखोगे, आप इसको स्पीड भी चलाओगे तो आपको जो है ऐसा गाड़ी नहीं लगेगा गाड़ी कहीं भी बहक रही है। बहुत एरोडायनेमिक लुक की वजह से हवा को काटते हुए गाड़ी जाती है, तो ये बड़ा। तो आपने इसको कितनी स्पीड तक लेके गए? अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मैक्सिमम शायद 110 या 120। तो उस समय स्टीयरिंग का फीडबैक में मैं ना प्रेफर करता हूँ, ना मैं चलाता हूँ, बिकॉज ज्यादातर सिटी ड्राइव है शायद आपकी। मेरा हाईवे ड्राइव है, उन्नाव टू कानपुर। अच्छा। 80% मेरा हाईवे है, लेकिन जब कभी एक्सप्रेसवे जाना होता है, लाइक दिल्ली या आगरा या कुछ, देन आई कैन ट्राई गोइंग अप टू 140 मैक्सिमम। 140 के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ, उसके ऊपर नहीं। तो स्टीयरिंग फीडबैक मतलब इसका स्टीयरिंग तो शुरू में खैर बहुत लाइट रहता है। हुंडई का स्टीयरिंग जो है तो वो लाइट रहता है। चाहे आप आइडल पे खड़े रहो, आइडल पे गाड़ी स्टार्ट करके भी आप स्टीयरिंग घुमाओगे तो बहुत अच्छा, मतलब एक उंगली से आप घुमा सकते हो, जो चीज़ उसमें नहीं हो पाती है मेरी गाड़ी में, क्योंकि थोड़ा सा तो कंपैरिजन मेरा कमेंट देना ठीक नहीं है। बाकी हुंडई में तो हाँ ये है कि मैंने 6-7 साल जब डीजल भी चलाई थी, स्टीयरिंग से रिलेटेड बहुत स्मूथ स्टीयरिंग थी उनकी, पावर स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, और इसका भी अभी तक ठीक ही है। अभी नई गाड़ी है। तो इसमें आपने कितने लोगों को बिठाया? 5 लोग बैठे हैं पूरे? 5 सीटर है, तो मैं 5 लोगों को बिठा चुका हूँ। तो जब 5 लोगों को बिठालते हैं आप, हैवी हैं आपके यहाँ, ठीक है, हेल्दी हैं, तो जिसे जब तब उस समय 5 लोग बैठते हैं, तब आप इसको जब परफॉर्मेंस आप चलाते हैं सीएनजी पे ही, तब कुछ लगता है कि हल्का सा इंजन स्ट्रगल करता है? मुझे तो लगता है कि जब मैं सवारी बैठा के जब दोस्त को या फैमिली को बैठा कर चलाता हूँ, तो मुझे तो और चलाने में अच्छी लगती है गाड़ी, मतलब और स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल लगती है। मतलब मुझे ऐसा कुछ कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ अकेले चलाने में या 5 लोग को बैठा के चलाने में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने इसको लेने के लिए और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? मतलब यही लेनी थी कि मेरे दिमाग में था कि सीएनजी लेनी है, और मेरा सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि मुझे बूट स्पेस चाहिए। मैंने देखी तो स्विफ्ट सीएनजी भी थी, नियोस सीएनजी भी थी, लेकिन चूंकि बूट स्पेस, क्योंकि मेरा साल में 6-7 बार फैमिली के साथ टूर होता ही होता है, तो मुझे बूट स्पेस जरूरी था। इसी वजह से बूट स्पेस के लिए, और फिर हुंडई इज स्टिल गुड नेम इन द ऑटोमोबाइल,
तो इसी के साथ जाना मुझे सही लगा। और किसी गाड़ी में अच्छा, आप ओन भी कर रहे थे वो चीज Hyundai, आप पहले से ओन भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा और ट्रस्ट बना रहा। हाँ, ट्रस्ट उसका बना रहा। हालांकि आई वाज नॉट feeling good about Hyundai because if there was any issue in their manufacturing in the year 2017 and 16, especially for the Grand i10, their diesel cars, Hyundai should have been called back their cars. रिकॉल करना चाहिए था, हाँ, नहीं किया। But anyhow, they have not recalled back, and I cannot complain them because I have also done my services outside, not with the authorized dealer. So if there is any negative experience, I can say that it is my fault. I just cannot blame the company and dealer. So all over it is good. Hyundai I still like because फिट एंड फिनिश इसकी बहुत अच्छी है और the service is also very good. When you go after sale, when you go to the dealership, they hear you, they help you getting your claims. Anyhow, unfortunately gets accident, anything, they'll help you in everything. मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कहा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस Hyundai की तो अच्छी है ही है। खैर टाटा की तो टाटा की हम ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। नहीं, टाटा का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है कि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है इज नॉट दैट गुड, but I'm hoping that Tata's future in EV is going to be a very great Tata धीरे धीरे कोप अप कर रहा है क्योंकि जो सेल्स है ना in India to launch the EV, and I think personally that after 5 years EV is going to rule the market. बिल्कुल definitely Tata will be the winner in EV, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल CNG के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। Indian customer pricing is always a matter, and the price that Tata is offering for their EV cars, being be it Tata Nexon, be it Tata Tigor, be it Tata Tiago as well, which is going to launch I guess in January to लॉन्च हो गई है, अब डिलीवरी उसकी जनवरी से स्टार्ट होंगी और प्राइसिंग बहुत अच्छी है। 8.5 लाख से आपको EV मिल रही है, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा 8.5 लाख आई थिंक इज द शोरूम प्राइस, बट ऑन रोड इट विल बी अराउंड 9-10 के आसपास भी मिल जाएगी EV, तो 10 के आसपास भी जाएगी तो भी ठीक है। गुड प्राइस, बट फॉर नाउ EV, considering EV, I think it's a very difficult choice because the battery cost is too much. I think the people are saying the battery is costing about 4 to 5 lakhs, and no insurance company is covering the insurance at the moment, especially the battery. Anyhow, unfortunately, if you met any accident and if your battery gets crushed, you will not be insured by any insurance company for your battery, and if you have to pay for the battery 4 to 5 lakhs, it's gonna be a very पूरा नुकसान आप ही के ऊपर आएगा। तो अब आप हमको ये बताइए, सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें क्या लगी अभी तक जितना आपने यूज़ किया? सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी कि जब भी आप इसका पेट्रोल पंप पे या CNG पंप पे आप फ्यूल भरवाने जाते हैं और आपने अगर इसका जो फ्यूल कैप है अगर वो खोल दिया, उसके बाद ये स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। अच्छा। जब तक वो फ्यूल बंद नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं होगा तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी अच्छी चीज़ ये है, हालांकि कई गाड़ियों में आता है, लेकिन इससे पहले मेरी गाड़ी में जो था वो नहीं था कि जब तक इसमें आप क्लच नहीं लोगे ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्लच दबाना ही पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा। जैसे बच्चे होते हैं, कभी कभार चाबी लगी होती है और बच्चे बैठे और घुमा दिया तो स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें वो पंगा नहीं है। जब तक आप क्लच पूरा नहीं दबाओगे तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये चीज़ तो खैर अच्छी है, ये एक तरीके का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अच्छा है। बात की जाए तो क्या चीज़ आपको लगी इसमें कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो 9.25 लाख 9.25 लाख, उसके हिसाब से इसमें देनी चाहिए थी, नहीं दी? 9.25 लाख के हिसाब से आई डोंट थिंक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें क्रूज कंट्रोल मिलना चाहिए था। क्रूज कंट्रोल नहीं है, जैसे इसमें ORVM जो है ऑटोमेटिक ऑटो फोल्ड नहीं है, वाला एक ऑप्शन होता, मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई था। लेकिन इसमें सबसे एक अच्छी चीज जो दी है वो इसका ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टमेंट। आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे। जैसे मैं हूँ, मुझे पसंद है थोड़ा सा ऊपर बैठ के चलाना, तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटी सीडान में भी एक SUV वाला फील आता है जब आप अपने ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्ट करते हो। ये चीज़ सही है, बहुत अच्छा हाइट एडजस्टमेंट है, तो ये चीज़ है। तो अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर किसी को लेनी हो, जैसे मान लीजिए कोई एल्ट्रोज लेने जा रहा है या मारुति की कोई गाड़ी लेने जा रहा है, पेट्रोल CNG का उसका कोई वो नहीं है, 9.25 लाख के प्राइस के हिसाब से, जैसे आपने अभी एल्ट्रोज देखी, ये भी उसी प्राइस पॉइंट पे आती है। अगर आपको लेनी हो तो क्या आप एक बार इसको देखने जाओगे टाटा की गाड़ी? नॉट गो फॉर टाटा स्पेशली फॉर देयर पेट्रोल, डीजल और CNG, बिकॉज़ समहाउ आई एम नॉट हैप्पी विद देयर इंजन परफॉर्मेंस। हाउएवर इट इज क्वाइट गुड, बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन व्हिच आई डोंट लाइक एनी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए चीज में। आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ नॉइज इन सिटिंग इनसाइड इन द केबिन ऑफ द कार।
अच्छा, otherwise no hard feelings for Tata. Tata is really a good car, undoubtedly, and Indian made product. I'm very much in favor of Tata, but because of their इंजन की वजह से थोड़ा सा happy. And I would suggest, if you don't have any preference for CNG, you can certainly try for the Grand Iton Neos petrol. It's a very successful car, I think, and in a very good price. And also, I think that one car from Maruti, this Espresso, is also a very good car. In the price they are offering, the features, everything is good, but it looks quite small. It looks quite small, so maybe it will not give you a good feeling sitting inside the car. But overall कहा जाए सिटी के हिसाब से वो ठीक है. Neos is a very good choice. It also comes in petrol and CNG भी आती है उसमें. You can choose. Out of 10 रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? Out of 10, it's I'll give 8. 8. 2 नंबर जो काटा है तो वो वही थोड़े बहुत फीचर्स जो मिसिंग है उसकी वजह से. इसमें इतनी हाई प्राइस की कार है तो इसमें ऑटो फोल्ड मुझे देना चाहिए था, जो मैं चाह रहा हूँ, जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में इन्होंने दे रखा है. दूसरा, अगर बात करूँ तो मुझे क्रूज कंट्रोल मिल जाता या कैमरा ही दे देते, कुछ तो दे देते. डेफिनेटली आई वुड बी. कैमरा भी नहीं दिया है, ऑटो फोल्डेबल नहीं दिया कैमरा नहीं दिया है. इट्स अ ड्रॉबैक. वो बार बार निकल के उसको फोल्ड करना जो है तो वो चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. डोंट यूज इट. Sometimes if I'm not driving, if someone else, अगर कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए तो होना चाहिए था. Very much habitual of driving a car. तो it is a very important thing. बिल्कुल. It's a very important one. तो यही था आज का ओनरशिप. आपको अच्छे से पता चल गया होगा भाई साहब कि मतलब ऑरा जो है, जो इसकी सेल्स जो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो सेल्स ये प्रोवाइड कर रही है हुंडई को, तो क्यों प्रोवाइड कर रही है भाई साहब? मतलब जो प्राइस पॉइंट है, जो प्राइस सेगमेंट इसने कवर कर रखा है ना पूरा, तो डिज़ायर के बाद में सबसे पहले आदमी यही इसी पे जाता है. अगर डिज़ायर नहीं लेनी है तो सीधे फिर इस पे जाएगा. यही था आज का ओनरशिप. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय. ड्राइव सेफ. अगर आप 4 व्हीलर चाहे तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए, और 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय. ड्राइव सेफ.